बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज कराची शहर में होने वाली बारिशों के हवाले से। सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहा और बल्कि कल रात गए से जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था। गो के सुबह या दोपहर के औकात में ऐसा लग रहा था कि शायद आज के दिन इतनी बारिशें ना हों, लेकिन नाज़रीन शुमाली कराची का जो हिस्से हैं यानी ख़ास तौर पे सोराबकोट, मेमार का इलाका, सुरजानी और इन तमाम इलाकों में जो है शदीद बारिश हुई और इस बारिश से जो है वो सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेफिनेटली अगर 1 घंटे के दौरान 140 मिलीमीटर बारिश कहीं पे भी हो जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो मुतासर होता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी आज के रोज़ जो बारिश हुई है उससे अर्बन फ्लडिंग हुई है। पहले से इस बात की पेशेनगोई की जा रही थी कि इस दफ़ा मानसून का जो स्पेल है वो बड़ा हैवी हो सकता है, जो कि बकरीद तक जारी रहेगा। वैसे 9 जुलाई तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशेनगोई की गई है, लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन ऐप्स पे देखें या मुख्तलिफ वेदर की वेबसाइट्स पे देखें तो लगता है कि ये सिलसिला 11-12 तक चलता रहेगा। नाज़रीन, हमारे इस शहर में ख़ास तौर पे बारिशें जो है गुज़िश्ता कुछ सालों से तवक्को से ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी एक वजह शायद दरख्तों का कम होना, दूसरे ग्लोबल वार्मिंग जो कि दर्जा हरारत चूँकि बढ़ता जा रहा है, तो चूँकि जितनी ही गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा बारिशें देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि शहर कराची में बारिश जो है वो रहमत से ज़्यादा ज़हमत बन जाती है अगर थोड़ा हैवी स्पेल आ जाए तो। और ये जो स्पेल आया है ख़ास तौर पे आज दोपहर के बाद से जो बारिशें हुई हैं वो बड़ी हैवी बारिशें, और अब तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें जो है उनका सिलसिला जारी है। कराची शहर चूँकि वसी तरीन होता जा रहा है, इस वजह से अब ये मुमकिन नहीं होता कि पूरे शहर में एक तरह से बारिश हो रही हो या जो बारिश की जो इंटेंसिटी होती है वो एक नहीं होती। मुख्तलिफ जगहों पे कहीं तेज़ कहीं ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन जो कराची के शुमाली इलाके हैं जैसे सोराबकोट का इलाका है, हब का इलाका है, सुजानी का इलाका है, ऐसे तमाम इलाकों में, या अगर हम मज़ीद बात करें तो मलीर या और जो दूसरे उससे मुत्तसिल जो इलाके हैं वहाँ पे बारिशें ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही हैं। और ये पिछले सीज़न में भी हुआ था, इस सीज़न में भी तमाम इन इलाकों में ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। इसके बनिस्बत वस्ती कराची वस्ती के जो इलाके हैं जैसे नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, उसमें बारिशें कम हो रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बारिश की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हफीज़, बताइएगा क्या सूरत हाल है बारिश के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल देखा, शहर कराची के अंदर कई रोज से यूं तो कभी हल्की कभी तेज बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन ये खुशकिस्मती है कि हम क्या करें, कराची इंतजामिया की, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की या सिंध हुकूमत की, कि उनकी ये खुशकिस्मती है कि चंद मिनट बारिश होती थी और कई कई घंटे नहीं होती थी, जिसकी वजह से शहर में थोड़ा बहुत जो पानी जमा हो जाता था वो निकल जाता था, सड़कें साफ हो जाया करती थी। लेकिन अब जो बारिश हुई है, इस बार जो बारिश हुई है, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन जो है आधे घंटे से जायद हो चुका है और बारिश जो है मुसलसल ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। अगर ये बारिश इसी तरह जारी रही और अब तक जो बारिश हुई है उसके बाद भी शहर के जो सूरत हाल में देख रहा हूँ कि इंतहाई मुश्किल तरीन जो है आवाम के लिए सफर करना नजर आ रहा है। और शहर कराची के अंदर अब सड़कें ज़ेर-ए-आब होती नजर आ रही हैं। अब जो मुझे लग रहा है कि वो नाले जिनकी सफाई के हवाले से हम बातें किया करते थे वो नाले अब भरते हुए नजर आएंगे। और अब शहर कराची के अंदर यकीनन जैसे इत्तलात मुझे अब ये मिल रही है कि नागन चौरंगी है, सुरजानी है, यूसुफ गौट है, शफीक मोड़ है, वहां पर जो है न सिर्फ सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं बल्कि वो इलाकाई जो नाले हैं वहां से भी पानी निकलना शुरू हो गया है। तो यकीनन शहर कराची के लोग जो है एक बार फिर मादी की तरह परेशानियों और मुश्किलात में घिरते नजर आ रहे हैं। और इंतजामिया के वो दावे जो कि किए गए थे कि कराची के बरसाती नाले साफ करने के हवाले से, कराची साफ करने के हवाले से, वो दावे धरे के धरे नजर आ रहे हैं। तो शहर कराची में अब भी इस वक्त जो मैं देखा हूँ मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है और शहर कराची के लोग जो है जो घरों से में पहुंचना चाहते हैं कारोबार जिंदगी खत्म करने के बाद जो है अब भी सड़कों पर ट्रैफिक जाम में कोई फंसा हुआ है, कोई जो है गाड़ी खराब होने की वजह से फंसा हुआ है। तो मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना आवाम को जो है करना पड़ रहा है। शहर के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ जो गलियां होती हैं, इलाके के छोटे छोटे रोड होते हैं, वो भी जो है बारिश की वजह से जो है पानी में इस वक्त तालाब का मंजर पेश करते नजर आ रहे हैं।
तो गलियों के इलाके के महलों के इलाके मोहल्लों के जो गटर होते हैं। हाफिज साहब मुझे बताइएगा ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या पोजीशन है ट्रैफिक की? बिल्कुल, जो ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त मैं देख रहा हूँ, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश करते हुए जो सड़कें नजर आ रही हैं। और शहर के अंदर अब तक की सूरत हाल यही है कि जाहिर है कि जिस शहर की हम सड़कें देखते थे, जैसे कि हम दिखाया करते हैं अक्सर के टूट फूट का शिकार है। शहर की जिस सड़क से आप निकले वहाँ गड़ा पड़ा हुआ होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो बारिश का पानी वहाँ जमा हो गया है, तो यकीनन जो गाड़ी जो गुजारने वाले हैं, जो सफर करने वाले हैं, उनको ये अंदाजा नहीं हो पाता है कि कहाँ गड़ा है, कहाँ सड़क जो है टूटी फूटी हुई है। यकीनन अचानक जो है वो गड़े में गाड़ी जाती है, जिसकी वजह से दीगर दूसरी गाड़ियों को जो पीछे चल रही होती है उनको भी परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब शहर कराची के वो तमाम सड़कें जो टूट फूट का शिकार थी, वहाँ पानी जमा है, लोग आस्ता आस्ता धीरे धीरे गाड़ी चलाने पर मजबूर है। यही वजह है कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी मुख्तलिफ सड़कों पर इस वजह से पेश आ रही है। तो पानी भी मैं देख रहा हूँ कि बारिश का पानी भी ना सिर्फ जो है अब जो है कई फीट जो है सड़कों पर आ गया है। अच्छा मुझे बताइएगा हाफिज अंसारी के लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? कराची के कौन कौन से इलाकों में लोड शेडिंग जारी है, या कि इलेक्ट्रिक बेहतर काम करिए इस वक्त? आज ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, शहर कराची के अंदर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बरसात हो अपने रहमत बस है और कराची में जो है बिजली जो है फराहमी जो है मुअत्तिल ना हो। कुछ जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जिसको ये कहा जाता है कि एहतियाती तौर पर जो है हमने बंद की है लाइट, ताकि किसी जानी नुकसान का जो है खतरा ना हो। तो इस हवाले से भी इलेक्ट्रिक ये जो है यकीनन जो है उनका यही जो है बयान सामने आता है कि इलेक्ट्रिक के अगर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है देखते हैं कि लाइटें बंद कर दी जाती है। इसके अलावा फिटर भी जो है ट्रिप हुए हैं और वो भी जो सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके राम सामिल अंशोर लैन वगैरह जो है गार्डन वगैरह, वहाँ भी लाइट जो है घंटे कम ये इत्तलात थी हमारे पास कि अब तक लाइट वहाँ पर नहीं आई है। इसी तरह जो है सुल्तानी टाउन, पिछड़े मेहमार है, यूसुफ कोट का इलाका, शफीक मोड़ का इलाका है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर का ये इलाका जो है लाइट से मुतासिर। अच्छा हाफिज अंसारी मुझे बताइएगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब चूंकि पिछले साल से तमाम चीज़ें देख रहे हैं और दावे भी किए गए थे उनकी जानिब से कि इस दफ़ा जो नालों की सूरत हाल है वो बेहतर है और जिसकी वजह से जो है ना अर्बन फ्लडिंग या सड़कों में पानी इस कदर नहीं नज़र आएगा। आप समझते हैं कि ड्रेनेज की सूरत हाल बेहतर है? देखिए मैं खुद भी डिफेंस से और मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ आया हूँ। पानी है ज़रूर सड़कों पे, लेकिन फिर भी ट्रैफिक चलता रहा है। आप क्या समझते हैं कि कोई बेहतरी आई है नदी नालों की सफाई के बाद? जी क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखें अगर हम डिफेंस की जो मरकजी शाहराह है अगर उसकी हम बात करें, अगर आप 2 तलवार 3 तलवार आ गए, मेट्रोपोल आ गए, मेट्रोपोल होटल के बाद सीधे शाहराह फैसल पर अगर आप आ जाते हैं तो ये तो बिल्कुल आपको चलती हुई नजर आएंगी। ये शाहराह बिल्कुल वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल में आती हैं। तो यकीनन 2 रोज़ कब ज़रूर जो है जब बारिश हुई थी डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका जो बुरी तरह मुतासिर हुआ था, इसमें ज़रूर डूब गई थी। लेकिन उसके बाद जो है ये फिर ये शाहराह मरकजी शाहराह जो है ये बिल्कुल यहाँ से रवानी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता ज़रूर है लेकिन रवानी ये जारी है ट्रैफिक की। लेकिन जो मुख्तलिफ इलाके हैं अगर आप वहाँ से गुरुमंदा से अगर आप चले जाते हैं गोलीमार की तरफ तो ट्रैफिक जाम है। गोलीमार से नाज़माबाद आते हैं तो वो ट्रैफिक जाम है। नाज़माबाद से अगर आप मज़ीद आगे नागन की तरफ जाते हैं तो नागन से तो जाना इस वक्त जो है सूरत हाल जो मुझे इत्तलात मिल रही है वहाँ से फ़ोन भी आ रहे हैं कि नागन के बाद फिर वो रोड जो है ट्रैफिक ना सिर्फ नाले और पानी से जो है हम देख रहे हैं कि भर रहा है, लोग परेशानी और मुश्किलात से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इसी तरह अगर आप गुरुमंदा से गोलीमार जाने के बजाय पटेलपाड़ा जाने के बजाय अगर आप जहांगीर रोड के पर आते हैं तो जहांगीर रोड से लियाकताबाद जाने वाला, तीनअट्टी जाने वाला रोड भी ट्रैफिक जाम में है। और इस वक्त लियाकताबाद से अगर आप जहांगीर रोड पर आते हैं तो वो रोड जो कि हम कई माह से दिखा रहे हैं कि टूट फूट का शिकार है, गड़े पड़े हुए हैं, उसे के अतराफ का नाला जो है सफाई के नाम पे खोदा गया था, उसके स्लिप वगैरह से वहाँ से हटा लिए गए थे, वो भी अब भर चुका है, उसका पानी भी उस रोड पर आ चुका है। तो उस सड़क को तो मेरे ख्याल से इस्तेमाल जो ना करे वो बेहतर है। उसके अलावा कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेगा लियाकताबाद से गुरु मंदिर की तरफ ना जाए। इसी तरह अब मज़ीद ये इत्तलात आती जा रही हैं कि मुख्तलिफ रोड और सड़कों की ऐसे जो है हालत ख़राब होती जा रही है जो कि ट्रैफिक के रवाने या उसको इस्तेमाल के जो है लायक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो शहर के जो मरकजी शाहर हैं अगर उनकी आप बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड से आप चले जाएँ, वहाँ से तो आप जा सकते हैं, मेन रोड है वो आपको साफ रवानी के लिए मिलेगा, बेहतर तौर पर मिलेगा। अगर अंडरपास की आप बात करते हैं तो अंडरपास की अगर लियाकताबाद गरीबाबाद के अंडरपास की बात करें वहाँ से रवानी है ट्रैफिक की ज़रूर, लेकिन आधा जो है वहाँ
वहां पर नाला जो है उसको तामीरात जो मैं देख रहा था कई हफ्तों से जारी थी और अभी 2 रोज तक वहां पर काम जो है वहां से जो स्लैब बस मुझे बता दीजिएगा आप मुख्तसर तौर पे कि अंडर पासिस की क्या पोजीशन नाज़िबाद के जो और लियाकताबाद के अंडर पास हैं वो बता दीजिएगा बस मुझे मुख्तसर तौर पे जी क्या कहते हैं अंडर पासिस के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, नाज़िमाबाद के अंडरपास है, अंडरपास बेशक इस्तेमाल में आ रहे हैं और इसी तरह अंडरपास नाज़िमाबाद वाले वो भी इस्तेमाल में आ रहे हैं, लेकिन गरीबाबाद वाला जो है वो आधा जो इस्तेमाल में आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, वो ट्रैफिक जाम है अंडरपास के अंदर। तो इस वहाँ पे काम कई हफ्तों से जैसे मैंने बताया कि वो जारी था लेकिन अब तक वो मुकम्मल नहीं हो सका है। तो हम देख रहे हैं अब तक जो बारिश है जिस तरह आप देख रहे हो कि तकरीबन जो है आधा घंटा से ज़्यादा यानी कि पौन घंटा हो गया है कि इस बारिश को, और इसी तरह अगर जारी रही तो यकीनन जो है शहर एक बार फिर मुश्किल और परेशानी से दो चार नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी मौजूद थे। आपने बराह रास्त देखा भी कि बारिश इस वक्त भी हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम भी है, कहीं कहीं लोड शेडिंग भी है और अंडर पासिस जो हैं वो भी कदरे बेहतर है चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अंडर पासिस में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। पर नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सियासत के हवाले से, ख़ासतौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो अब नाराज़ नज़र आती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और राब्ता कमेटी के रुकन हैं जावेद हनीफ साहब, उन्होंने बहादुराबाद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत शामिल हुए मगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब इस हुकूमत में भी अमल दरामद जो है ना वो नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है वो अब इन बातों पे गौर किया जाएगा क्या इस हुकूमत का साथ दिया जाए या ना दिया जाए। नाज़रीन, इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने जो है आवाम को खुशखबरी सुनाई है और ये कहा है कि जी बहुत जल्द घी और तेल वगैरह जो हैं ये 100-150 रुपये सस्ते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेट बैंक है उसने शरह सूद में इजाफा कर दिया है, 15% पे शरह सूद जो है वो पहुंच गई है। कहा यह गया है कि इससे शायद ग्रोथ रेट जो है वो इतना मुतासर ना हो, शरह नमो इतनी मुतासर ना हो, इन्फ्लेशन पे भी काबू पाया जाए। लेकिन नाज़रीन, बहुत से लोगों का एक मुतवस्सित तबके का दारोमदार जो है मुख्तलिफ लोन्स पर भी होता है उनकी अपनी आसाइशों को हासिल करने के लिए, तो ये भी बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अब ऐसे लोग जो कि लोन लेके अपनी ज़िंदगी की आसाइशें पूरी किया करते थे अब लोन भी दस्तरस में नहीं रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा इमरान खान के हवाले से बात करें तो वो कहते हैं कि जी इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपना टेन्योर पूरा करती है या IMF से मुज़ाकरात में किस तरह से कामयाबी होती है। एक तरफ डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है और दूसरी जानिब गिरती हुई मईशत है पाकिस्तान की। पहले नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। थैंक यू सर। जुल्फ़िकार बदर साहब, थोड़ी सी आपसे पहले पंजाब की बात कर लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना वो रोशन घराना प्रोग्राम जो उसको रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि जी 20 हलकों में इंतखाबात हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से अगर ऐसे रिलीफ पैकेजेस दिए गए तो ये तो एक तरीके से वोटों को खरीदने के मुतरादिफ होगा, और चूंकि ये 20 सीटें जो हैं ये किरदार अदा करेंगी कि हुकूमत किसने बनानी है। बज़ाहिर देखा जाए तो दोनों की गिनती जो है सीटों की वो तकरीबन बराबर है। ये 20 सीटें जिसको मिलेगी वो हुकूमत बनाएगी वो पार्टी। आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये ठीक अमर है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर मुनासिब समझा है कि ये प्रोग्राम इलेक्शंस पे असरअंदाज होता है तो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक फैसला किया है। ऐसा कोई भी इकदाम किसी तरफ से नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हुकूमत में या अपोजिशन में है या कल को उन्होंने हुकूमत में जाना हो, कि वो ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च करें या ऐसा कोई पैकेज दें जिसकी वजह से इलेक्शन में असरअंदाज हो जी, जिसका आज तो हमें फायदा तो लगता है लेकिन कल को हमें उसका नुकसान भी हो सकता है अगर हमारे खिलाफ कोई करे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको यकसा मौके फराहम करने चाहिए और ऐसा कोई अमल नहीं लेके आना चाहिए जिससे ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो लड़ने वाले हैं इलेक्शन उनके बीच में फर्क फील हो और आप किसी वोटर को हुकूमत से अप्रोच कर सके। तो मैं समझता हूँ इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना ठीक रोल प्ले किया और ये करना भी चाहिए था। ठीक। अच्छा, हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से सादिक इफ्तिखार साहब ने ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। सर आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन मैं जरा एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब से एक दो सवाल कर लूं, फिर आपकी तरफ आते हैं। ठीक है सर जी। जुल्फ़िकार बदर साहब, मुझे बताइएगा सर कि क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है ये पंजाब में हुकूमत के लिए बड़े इस वक्त सरगर्म है, वफाक में इस्तीफे दे के बैठे हुए हैं। क्या पंजाब इतनी ज़्यादा हैसियत रखता है कि वफाक की हुकूमत, यानी वफाक में अगर हुकूमत ना भी हो लेकिन पंजाब में हुकूमत हासिल करने के लिए हर किस्म की तगोदो की जा रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके पीछे है या चौधरी बिरादरान है? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इमरान खान साहब ने एक्चुअली जो डिसीजन किया है वो जज्बाती डिसीजन था, सियासी नहीं था। अब आके उनको एहसास हुआ कि वो मैं गलती कर बैठा हूँ। अब चूंकि गलती कर बैठे हैं और तीर कमान से निकल चुका है, अब वो अपनी अना का मसला बना के बैठे हुए हैं कि वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना चाहते जिसपे पहले उनके नाम के ऊपर कदगन लगी हुई है कि वो यूटन खान है। अब पंजाब के अंदर चूंकि वो इलेक्शन के अंदर है और यहाँ पे बड़ा क्लोज मार्जिन है, नेक टू नेक फाइट है, और अगर वो इनमें से 8-10 सीटें जीत जाते हैं तो वो फिर एक आधी सीट का फर्क पड़ जाएगा पंजाब में हुकूमत बनाने का, और वो फिर इट विल बी एनीबॉडीज गेम। और पंजाब के अंदर अगर वो हुकूमत बना लेते हैं तो वो मैं समझता हूँ आइंदा इलेक्शन में भी असरअंदाज होंगे, और फिर अपने जो मुतालबात हैं उसके अंदर भी वो असरअंदाज करना चाहेंगे। तो इसलिए वो समझते हैं कि ये जो 17 तारीख को 20 सीटों पे इलेक्शन है, अगर इसमें से वो ज्यादातर जीत गए तो इससे वो हुकूमत पे और द पीपल हु मैटर और उन इंस्टीट्यूशन और उन इंस्टीट्यूशंस के हेड के ऊपर जो जोर लगा रहे हैं और मिन्नते तरले कर रहे हैं, हर फोरम पे जाके उनको आवाजें दे रहे हैं, उससे वो समझते हैं कि हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे बात करने की, और निगोशिएशन हमारी आसान हो जाएंगी आइंदा इलेक्शन के हवाले से। इसलिए वो जोर लगा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे मुकाबला सख्त है। इट विल बी एनीबॉडीज गेम, और इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो सारी सीटें जीत जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर नून लीग ने भी अपनी और उसके साथ उनके इत्तेहादी भी हैं, तो नून लीग को भी इस चीज का फायदा है। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी दरपेश है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही थी, इस हुकूमत को भी उसी पॉलिसी को का तसलसल बरकरार रखना पड़ा, और IMF की वो जो डिमांड थी उसको आज तक पूरे किए जा रहे हैं, और महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे अवाम की कमर टूट रही है। तो इस हुकूमत को जो इलेक्शन लड़े, ये चैलेंज भी दरपेश है। तो ये आने वाले टाइम में इलेक्शन से 1-2 दिन पहले नजर आएगा कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है, लेकिन इस टाइम पे मुकाबला कांटेदार है, सख्त है, और नून लीग भी सीटें जीत सकती है, और क्योंकि वो ग्राउंड पे बैठी है और उनका ग्राउंड पे हुकूमत भी है और हुकूमत के अंदर असर भी है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, और लोगों को एक साइकोलॉजिकल होता है कि ये हुकूमत में है और आइंदा भी रहेंगे, तो उससे भी आप बड़ा इन्फ्लुएंस लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब अपने लोगों के साथ लगे हुए अपना बयानिया बेच रहे हैं, जो झूठ का बयानिया है। तो अभी देखते हैं कि इमरान खान साहब कितने कामयाब होते हैं। ये 17 तारीख की तारीख ही बताएगी, कि शाम बताएगी कि कौन कितनी सीटें जीता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नून लीग अपने अलायंस के साथ हुकूमत में आई है, और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे इलेक्शन जीतने की, और वो अपनी तंजीमों को, तमाम लीडर्स को, ग्रास रूट पे सबको मोबिलाइज किए हुए हैं। लिहाजा बहुत ही कांटेदार मुकाबला है। और ये अच्छा जुल्फ़िकार बदर साहब, मुझे बताइएगा सर कि गो के आपकी पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, और उसी तरह हुकूमत का हिस्सा है जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, लेकिन PMLN जो है वो बड़ी मुश्किलात में नजर आती है। उसके बिल्कुल बरक्स दूसरी जानिब आपकी पार्टी या जरदारी साहब जो है वो पुरसुकून नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा PMLN को, और आपकी पार्टी या आपके चेयरमैन या जो वो है वो तमाम लोग मुतमईन हैं, आप लोग जो करते चले आ रहे हैं वो ठीक है, जिस तरीके से आगे की हिकमत अमली आप बना रहे हैं वो आपको फायदेमंद साबित होगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब हमने तहरीके इत्तेमाद लेके आए थे इमरान खान साहब, उस महंगाई बहुत बढ़ रही थी, और खान साहब को भेज के हम समझते थे कि इस महंगाई को हम IMF के साथ नेगोशिएट करके हम इसको बेहतरी की सूरत हाल पे ले आएंगे, और हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन IMF का जो सॉवरेन एग्रीमेंट था उसके अंदर उन्होंने लचक नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि उसी को करना पड़ेगा, वरना
हम आपको जो फंड है या लोन है वो नहीं देंगे। अब जिस टाइम पे ये सारा मामला हुआ तो शहबाज शरीफ साहब इस सारी कोलिशन को लीड कर रहे हैं और सारी ज्यादातर लीड करने की जिम्मेदारी उनकी है। पीपल्स पार्टी भी साथ है, लेकिन जो मिनिस्ट्रीज उनके पास है उनको वही लीड कर रहे हैं, वही उसकी डिसीजन मेकिंग करें। जो पीपल्स पार्टी के पास मिनिस्ट्रीज है उसके उसको वो मिनिस्टर्स लीड कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबको लीड करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब का रोल बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि उन्होंने तमाम कोलिशन पार्टनर्स को यूनिटी अलायंस को साथ लेके चलना है और सबके साथ मुशावरत करनी है। देखिए इस टाइम पे दो रास्ते थे, या हम अपनी सारे लोग मिलके सियासत बचा लेते, इलेक्शन में चले जाते और रियासत को तबाह कर देते, या फिर रियासत को बचा के हम अपनी सियासत तबाह कर ली लेकिन इस मुल्क को और मुल्क के अवाम को मुआशी क्राइसिस से निकालने के लिए ये सख्त डिसीजन किए। और इमरान खान साहब की जो एग्रीमेंट थे उसी का तसलसल बरकरार रखा हुआ है और महंगाई किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देनी है। और वो ये जो पीपल्स यूनिटी, ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ अलायंस के साथ मिलके मुख्तलिफ मुश्किल डिसीजंस कर रही है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये अब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पहले से बेहतर होती जा रही है और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स ये मजीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं वो स्लैश डाउन हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, हम सादिक इफ्तिखार साहब से बात करना चाहेंगे। सर आज जावेद हनीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना ये था कि हमने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से एग्रीमेंट्स किए ताकि शहर का भला हो सके और तरक्याती मंसूबे जो हैं वो इस शहर को मिल सकें। लेकिन सर अब आपकी पार्टी बिल्कुल मायूस नज़र आती है, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर क्या मतलब अब सोच लिया गया है कि कोई फैसला किया जाएगा? नहीं देखिए, फैसले की बात नहीं है, इशू है सुस्त रवि का। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक सुस्त रवि है इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन दो तरफा बातचीत चल रही है तो ऑब्वियसली हमें अपने वोटर्स को भी इत्मीनान दिलाना पड़ता है और अप टू डेट भी रखना पड़ता है। ये सब कॉन्फिडेंस में लेकर ही हम आगे बढ़े हैं। तो अपने वोटर्स को कॉन्फिडेंस में इन द लूप रखने में, इनको अपडेट रखने में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ऑब्वियसली हमने ऑन गोइंग जो सिचुएशन है उसके बारे में तबसरा किया, आगाह किया और हमारी आला क़यादत, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से भी राब्ते में है इन चीजों पर डिस्कशन के लिए। तो उम्मीद है कि अनकरीब ईद के बाद फौरन ये बैठकर ये मसला कहीं ना कहीं हल हो जाएगा। सर क्या ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुआहदे में थे और लास्ट मोमेंट तक इस पोजीशन में नहीं थे कि हुकूमत से अलग हो सकें, तो क्या इस हुकूमत के साथ भी यही सूरत हाल है कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वैसे मुआहदा ख़त्म भी कर दें तभी भी आप किसी सूरत हुकूमत का साथ नहीं छोड़ सकते? इस वक्त पोजीशन नहीं है ऐसी। क्या बात दुरुस्त है सर? आपके वोटों पे हुकूमत खड़ी है, ये बात तो हकीकत है। देखिए वो हमारे कन्वीनर खालिद महबूब सिद्दीकी साहब कहते हैं हमारे एमएनए गिने नहीं जाते, तोले जाते हैं। पिछली दफा भी इमरान खान को हमने अपने कंधों पर रखकर प्राइम मिनिस्टर बनाया। सही गलत डिसीजन इशू ये रहा कि जनाब 21 अरकान इनके हम सिंध हाउस में खुद जाकर मिले, तो इधर वेज एक डिसीजन बनाना था कि क्योंकि हम रहते भी तो इनकी हुकूमत नहीं रहती। तो सर मैं हुकूमत बचने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एमक्यूएम के लिए कहा जा रहा है कि हुकूमत से निकलना मुमकिन नहीं है, आप चाहें भी तब भी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ सकते। आप सियासी तौर पे देखिए, आप मुल्क को किसी बहरान में तो नहीं डालेंगे, ऑब्वियसली देखें इस बहरान से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम मुतालबे जिसकी बात करते हैं उसमें यही कौमी मफादात के मुआहदे हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम जल्दी चाहते हैं कि इसके रिजल्ट आप अपने वोटर्स को दें। ऑब्वियसली देखें अगर आप 140A की भी बात करते हैं तो वो आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवोल्यूशन देती है कि आखिर तक नीचे तक आपका पावर जाए, जिसमें फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। तो अब यहाँ देखें इस हालात में जिस तरह भाई पहले भी बता रहे थे कि आपने रियासत बचानी है या सियासत बचानी है, तो ऑब्वियसली देखें आप सब ये जो इकट्ठा हुए हैं रियासत बचाने के लिए, तबाही की तरफ तो नहीं ले जाने के लिए की ना। सादिक इफ्तिखार साहब, अब ईद की छुट्टियां हैं सर, उसके बाद फिर दिन ही कितने रह जाएंगे बल्दियाती इंतखाबात में। आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले किसी किस्म की कोई कानून साजी या तरामीम हो पाएंगी? देखिए हमारी तरफ से डिमांड है, जो डिलिमिटेशन पर एतराजात हैं
और हमने इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात डाले भी हैं, पिटिशन भी डाली है, फरूक नसीम भाई हमारे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ फैसला इस तरह का आएगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हो उनको फेयर चांस मिलना चाहिए। सर, मैं इलेक्शन कमीशन के फैसले की नहीं बात कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, देखिए कोई जवाब दे रही है कि वो कुछ इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी हमने इलेक्शन कमीशन में भी डाली थी। मैं आई थिंक आई मिसअंडरस्टूड योर क्वेश्चन। मैं समझा इलेक्शन कमीशन नहीं सर, मैं हुकूमत के हवाले से कह रहा हूँ कि जो कानून साजी करनी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की जानिब से तरामीम या कानून साजी होनी है जो आप लोग चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ईद के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएटली रेजोल्यूशन निकल आएगा। अच्छा, तो कानून साजी हो जाएगी बल्दियाती इंतखाबात से पहले, अगर मुकर्ररा वक्त पे बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं। अब तक तो ये ना 24 तारीख को हो जाएंगे बल्दियाती इंतखाबात जी। तो अब क्या ये 8-10 दिन में या ईद की छुट्टियों के बाद जो 10-12 दिन रह जाएंगे, क्या उनमें कानून साजी कर ली जाएगी बल्दियाती इदारों के हवाले से? जी, हमारी जो मज़ाकराती टीम रही है काफी हद तक काम कर चुकी थी, फिर कुछ कम्युनिकेशन गैप आया, सुस्त रवि रही। बट अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि आला क़यादत इन कांटेक्ट हैं, तो ईद के फौरन बाद ये बैठकर मेरे ख्याल में ये टुवर्ड्स ठीक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, बाबर गौरी साहब कराची आए, गिरफ्तार हुए एयरपोर्ट से, कोई बातचीत, कोई राब्ता रहा है आपकी पार्टी से या नहीं? जी नहीं। सादिक इफ्तिखार साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कोई राब्ता नहीं रहा हमारी पार्टी का उनसे। अच्छा, और आने वाले वक्तों में भी कुछ कोई राब्ते नहीं होंगे, ये बात कंफर्म है? ये फैसला हमारी राब्ता कमेटी करेगी। ये मौजूद सवाल है, हम अभी तक इस बारे में डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, बट बहरहाल ये डिसीजन होते हैं पार्टी में किसके साथ राब्ते रखें या ना रखे जाएं, ये हमारी राब्ता कमेटी डिसाइड करती है। तो सर ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से बातचीत करके फिर आए हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसमें कोई सदाकत नहीं है? कोई बड़ी आला पोजीशन के लिए भी उनका नाम नहीं दिया जा रहा कि क्लीन चिट मिल जाए तो फिर किसी बड़ी पोजीशन के लिए उनको नामजद किया जाएगा आपकी पार्टी की जानिब से? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब आप, क्योंकि रिकॉर्ड पे रहेगी सर ये बात बाद में फिर भी क्या डायरेक्टली डिनाई करो। अच्छा, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, कोई वो नहीं है, खुद से वो तशरीफ लाए यहाँ पे? बिल्कुल जी। ठीक सर, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। सर, फारूक सत्तार साहब अच्छा खासा जो है ना वो हालात बेहतर हो गए थे, और बेहतर तो ये होता कि फारूक भाई भी पार्टी में शामिल हो जाते, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कुछ उजलत में नजर आई NA 245 के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी नहीं, हमने फारूक सत्तार भाई को कहा है कि वो आए और इलेक्शन पतन के सिंबल के साथ लड़ें। ये फारूक सत्तार साहब ने ही डिसाइड करना है, उन्हीं का फैसला। सर, अब तो उन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए ना, ये तो बेहतर नहीं होता कि पहले डॉक्टर फारूक सत्तार आ जाते पार्टी में, फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मोहिद अनवर साहब को नामजद करते? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो यही कोशिश रही, लेकिन अब वो फारूक सत्तार भाई अपना फैसला खुद करते हैं, उस पर कोई जोर जबर तो नहीं किया जा सकता। दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं पार्टी के, पहले भी राब्ते कायम किए हैं, कुछ आगे डेवलपमेंट भी हुई, फिर उनका जो फैसला है वो सबके सामने है कि उन्होंने अपने कागजात नहीं वापस लिए। सर, क्या ये बात दुरुस्त है कि बल्दियाती इंतखाबात में जो उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं उन पे भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतराज़ात थे, वो आप किसी सूरत उनको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं थे? कुछ बात इस पे खराब हुई है कि बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने कहा था कि जी मेरे कुछ कैंडिडेट्स आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने कैंडिडेट्स के साथ? जी, इनके कैंडिडेट्स की थी लिस्ट, और वो बाय ड्यू प्रोसेस उनको उनके एक इंटरव्यू प्रोसेस होता, और अगर कोई रेलेवेंस होती और अच्छे कैंडिडेट्स होते तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं था। ये बात काफी क्लियर कर दी गई थी। अच्छा, कि कोई भी कैंडिडेट्स होंगे जो मेरिट पर पूरे उतरते हैं तो उनको बिल्कुल पदन के नीचे इलेक्शन लगाते। ठीक ठीक ठीक। सर, हमारे साथ रहिएगा, एडवोकेट जुल्फिकार बदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत और यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इनका मुआहिदा हुआ उस हवाले से, और जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से
राब्ता कमेटी के रुकन जावेद हनीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों जो हैं वो नाकाम नज़र आ रही हैं, न सिर्फ शहर के लिए बल्कि मुल्क में आवाम को भी महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, हम मज़ीद बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब। जुल्फ़िकार साहब, क्या कहते हैं सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बड़े गिले शिकवे अब बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, आपका साथ दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने और सिंध में एक नेशनल अलाइंस भी बनता है शहरी इलाकों के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। मेरे ख्याल में जितना अच्छा अलाइंस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बन सकता है, किसी और पार्टी से सर इतना अच्छा अलाइंस बन नहीं सकता। तो क्यों सर नाराज किया जा रहा है? कुछ बातें मान लें, इस दफा कुछ बेहतर कर लें ताकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है ना वो भी अपने वोटर्स के सामने कह सके कि हमने मुआहदा बेहतरी के लिए किया था, शहर की बेहतरी के लिए किया था। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, MQM पाकिस्तान है, तो इन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का ये हिस्सा है। और पहले दिन जब ये इन्होंने इस गवर्नमेंट का एलाय बने तो उस टाइम पे तमाम मामलात और तमाम ज़ाती मफादात से बालातर होके इन्होंने इस हुकूमत का हिस्सा बने। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इन्होंने एक तारीखी इक़दाम किया है। तो बड़े अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, मेहनती लोग हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 2008 से 13 तक इनका बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा। आगे भी मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर जो इतने साल का गैप रहा वो अब गैप कवर होने जा रहा है, क्योंकि इनकी जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स है, लेकिन वो जो डिमांड्स इनकी आगे रुकी हुई है, ये मामलात है, वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ऑलरेडी मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर है सिंध के, उनको कह चुके हैं कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका मसाइल का हल करके इनको साथ लेके चलना है। देखिए, हम MQM को साथ लेके चलना चाहते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी MQM हमारा हिस्सा रहेगी। सर, वो बदकिस्मती से पिछली हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है ना, वो भी इनको बड़े नफीस लोग कहते थे, लेकिन सर वो कहना और करने में बड़ा फ़र्क होता है। इनको कहा तो जाता था बहुत नफीस लोग हैं, फिर बाद में इसी पार्टी ने या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनको या इनकी पार्टी के रहनुमाओं ने गद्दार कहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लोगों को। और अब इनका गिला ये है कि जी जो मुआहदे में जो शिकें डाली गई थी बल्दियाती हुकूमत के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, मुख्तलिफ सीट्स जो ऑफ द रिकॉर्ड भी मांगी गई थी, गवर्नरशिप है प्लस एडमिनिस्ट्रेटरशिप और दूसरी चीज़ें, ज़िले सतह के ऊपर जो कुछ पोस्टिंग्स मांगी गई थी लोकल्स की, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग नज़र आती हैं। किसी चीज़ पे अमल दरामद, सवाए इसके कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफाकी हुकूमत में वज़रा शामिल कर लिए गए हैं, इसके अलावा कहीं कोई मुआहदे में जो चीज़ें शामिल थी उनमें से कोई चीज़ पे अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। सर, ग्राउंड रियलिटी जो है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब जो बातें करते थे ना, वो तो MQM पाकिस्तान को उस टाइम पे क्रिमिनल्स की पार्टी कहते थे और वो चौधरी बुरादरान के खिलाफ भी गुफ्तगू करते थे। जब उन्होंने हुकूमत बनानी थी तो फिर MQM के साथ शेक हैंड भी किया। उन्होंने चौधरी बुरादरान के बारे में जो गुफ्तगू की थी, उसके बाद उनके भी साथ जाके बैठ गए। शेख रशीद साहब के बारे में जो उन्होंने बात की, हम पार्टी के अंदर रहते हुए, सियासत करते हुए अखलाकियात की सियासत पे यकीन रखते हैं। बेशक हम इनको अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इनके साथ इख्तिलाफात होने के बावजूद इनको अच्छा कहा, कभी इखलाकियात का दायरा और उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ा। हम समझते हैं कि इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए, जातियात पे बात नहीं होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ऑलरेडी उसके ऊपर अमल पैरा हैं और वो ज़हनी तौर पे तैयार है कि इनकी जो भी डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक। और जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर किया जाए। देखिए, अभी भी सिंध के अंदर गवर्नर से लेके और बहुत सारी पोजीशन ऐसी है जहां पे पीपल्स पार्टी तैयार है MQM को वहां पे पोजीशन देने के लिए। सिर्फ जो छोटी मोटी इनकी रिजर्वेशंस है और मामलात है उसको तय किया जा रहा है। जैसे वो चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम के साथ बैठ के तय होगी, ये सारे का सारा मामला एक दिन में हल हो जाएगा। और ये जो आप आजकल गिले शिकवे देख रहे हैं, ये गिले शिकवे आपको कहीं दूर तक नजर नहीं आएंगे।
ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे वीडियो लिंक के जरिए, और इनका कहना ये था कि तमाम गिले शिकवे जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से वो जल्द दूर कर दिए जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे बारिशों के हवाले से कि आखिर ये सिस्टम जो है ये कराची शहर में कब तक रहेगा, और ख़ासतौर पर जो मवेशी मंडी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मानी जाती है, जो कराची के इलाके सोराब गोट या उससे आगे जो लगाई जाती है, उस मवेशी मंडी में जानवरों की इस वक्त बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इसलिए कि आप जितनी भी सफाई कर लें, जितने इंतजाम कर लें, लेकिन ये जो कुदरती आफात या ये जो बारिशों का सिलसिला होता है, ये मवेशी के लिए या जानवरों के लिए बड़ा तकलीफ देह होता है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ वेदर एनालिस्ट मौजूद हैं जवाद मेमन, जिनसे हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि सिस्टम कब तक मौजूद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जवाद मेमन साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी। जवाद मेमन साहब, क्या कहते हैं सर, ये सिस्टम तो स्ट्रांग होता नजर आ रहा है, ये जो नेक्स्ट स्पेल कह लें या अब ये जो सिस्टम दाखिल हुआ है, इससे कितनी बारिशें मुतवक्को हैं? देखिए सर, ये बिल्कुल ये सिस्टम जो है वो काफी हद तक जो है वो अपनी ताकत पकड़ रहा है। इनफैक्ट जो मौजूदा सिस्टम था वो पिछले 18 से 24 घंटे से बहरे अरब में मौजूद था, जो कि आज पूरा दिन जो है स्लो मूवमेंट करता हुआ ये बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन के करीब पहुंच गया है। तो इस सिस्टम के जरिए असर जो है अब वो बलूचिस्तान में जो है वो बारिशों का जोर काफी पकड़ेगा, और कराची समेत सिंध के जो दूसरे इलाकों की अगर बात की जाए तो इस वक्त कराची समेत सिंध के काफी सारे एरियाज में जो है वो काफी अच्छे स्पेल्स हो रहे हैं। और शहर कराची की खुसूसन बात करें तो आज सुबह से ही जो है वो लेट आफ्टरनून से ही जो है तकरीबन एरियाज में जो है वो मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स जारी हैं। इस वक्त भी कराची के अक्सर एरियाज में जो है वो मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स हो रहे हैं। और इसमें एक नया एडिशन ये होगा सर कि ये आज रात या कल अर्ली मॉर्निंग से जो है वो मॉनसून का एक और सर्कुलेशन जो है वो सिंध की तरफ मूव कर रहा है इस वक्त, और कल सुबह तक जो है ये अगेन सिंध के काफी करीब पहुंच जाएगा, कच्छ रीजन, गुजरात रीजन, सिंध गुजरात बॉर्डरिंग रीजन के करीब। और अगेन इसका जो रूट है वो भी यही होगा कि ये सिंध गुजरात से होता हुआ बहरा अरब की तरफ जाएगा, जिस तरह पिछले दो सिस्टम गए। तो हम ये देखेंगे कि कल और परसों और मैक्सिमम ईद के दिन तक जो है ये बारिशों में जो इस वक्त जो बारिशें चल रही हैं इनकी शिद्दत में कुछ हद तक मजीद इजाफा आएगा। अच्छा जवाद मेमन साहब, मुझे बताइएगा क्या वजह है कि जो कराची के, आपने अपनी पोस्ट में भी लिखा था, नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, खास तौर पे शुमाली इलाका जो कराची के शुमाली हिस्से हैं, उनमें ज्यादा बारिश क्यों देखने को मिल रही है? हमने पिछले स्पेल में भी देखा, इस स्पेल में भी देखा, मेमार जो इलाका है या जो सोराब गोट का इलाका है, सुरजानी का इलाका है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है शहर के दूसरे हिस्सों से, क्या वजह है इसमें? सर इसमें बेसिकली ये होता है कि जब जो मानसून में अक्सर यही देखने में आता है कि जब कोई भी थंडर सेल या कोई क्लाउड मास आता है तो वो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट की जानिब से जो है वो शहर की तरफ मूव करता है, जिसमें आपके ये नूरियाबाद रीजन, बहरिया टाउन रीजन, डीएचए सिटी, सोराब गोट, मेमार के जो आपके कराची के जो थोड़े से मजाफाती इलाके हैं, ये वहां से बेसिकली जो है वो ताकतवर सेल्स जो है वो शहर की तरफ मूव करते हैं। तो जो इनकी इंटेंसिटी होती है, पीक इंटेंसिटी पे जब ये सेल्स होते हैं तो उन एरियाज में इस वजह से जो है वो बारिशें ज्यादा देखने में आती हैं। लेकिन कल रात जो हमने स्पेल देखा जिसमें कराची के काफी सारे एरियाज में काफी अच्छा स्पेल रहा, वो बादल जो है वो ठट्टा, बदीन और बहरा अरब की जानिब से आ रहे थे, तो उस वजह से कल डीएचए, क्लिफ्टन और कोरंगी रीजन में जो है बारिश जो है शहर के वहां पर। सर ये बारिशों का ताल्लुक क्या दरख्तों से भी है कोई खास? यानी कहा ये भी जाता है कि शायद मुख्तलिफ दरख्त जो कराची के वस्त में मौजूद हैं वो इतना बारिशों को फेवर नहीं करते, क्या ये बात दुरुस्त है? सर कुछ हद तक कह सकते हैं कि बिल्कुल दरख्त जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो कूल डाउन करते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। और जब कोई भी सिस्टम ऐसे इस तरीके के कूल डाउन या कम टेम्परेचर वाले एरिया में दाखिल होता है तो वहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से जो बादल में प्रेसिपिटेशन जो है वो कुछ हद तक बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लिंक इस चीज से भी जरूर होता है। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि अब ये जो सिस्टम मौजूद है इसमें मजीद ये इंटेंसिफाई होगा आज रात या कल सुबह तक या कल दोपहर तक, क्या पोजीशन रहेगी? मुझे ये फोरकास्ट दे दें, कितनी बारिशें मजीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज रात गए और कल सुबह और कल दोपहर में? देखें सर, ये जो मौजूदा स्पेल है ये अभी मजीद 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे तक कंटिन्यू करेगा, फिर पॉसिबल है कि इसमें ब्रेक आ जाए, जबकि आज फजर के आसपास
या अर्ली मॉर्निंग जिस तरह मैंने बताया कि दूसरा सिस्टम जो है वो इफेक्ट करना शुरू कर देगा सिंध को, तो अगेन कल भी दिन भर जो है इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ मॉडरेट टू हैवी और कुछ इलाकों में वेरी हैवी स्पेल भी जो है वो पॉसिबल है आइसोलेटेड एरियाज में। कल और परसों भी सिमिलर सिचुएशन रहेगी, क्योंकि ये जो तीसरा सिस्टम आ रहा है इसकी ये ऑन गोइंग जो एनवायरनमेंट है इसमें मजीद इसको इंटेंसिफाई करेगा। सर बस मुझे ये बता दीजिएगा कि ईद के 3 दिनों में क्या मौसम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कुर्बानी के दिनों में भी बारिशें होती रहेंगी? क्योंकि फोन को जब हम देखते हैं अपने वेदर अपडेट अपने फोन पे, चाहे एंड्रॉइड सिस्टम हो या iOS हो, दोनों इस वक्त 7-8 दिन कंटिन्यूस रेन बता रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। ईद के दिनों में भी जो है वो स्पेशली पहली ईद वाले दिन जो है वो ये सिस्टम एक्टिव रहेगा, तो अगेन मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स रहेंगे। दूसरी या तीसरी ईद से फिलहाल कुछ हद तक इसकी शिद्दत में कमी आ सकती है, बिल्कुल ये खत्म नहीं होगा। बारिशों की शिद्दत में थोड़ी बहुत जो है वो कमी हम शायद देख लें, लेकिन ये जो सिस्टम है ये बैक टू बैक कम से कम भी जो है 18 से 20 जुलाई 22 जुलाई तक जो है वो बैक टू बैक ताकतवर स्पेल्स आते रहेंगे। तो ये पूरा महीना आप समझेंगे 1-8 दिन का कहीं गैप आ गया तो आ गया, वरना थ्रू आउट डेली जो है वो डेली बेसिस पे थंडरस्टॉर्म्स आते रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, वेदर अपडेट.pk के मॉडरेटर भी हैं, वेदर एनालिस्ट हैं। जवाद मेमन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।